हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि हर रोज सुबह 8 बजते ही एक नए क्लास के साथ हाजिर होते हैं, लेकिन साथ ही आज तो 17 अगस्त है और सुबह के 8 बज रहे हैं और आज संडे का दिन भी है, यानी आप सभी का टेस्ट होगा। तो मेरे दोस्त, हमने आपसे कहा था कि हर संडे को जैसा एमटीएस हवलदार में पूरे पेपर का सोल्यूशन आता है, बिल्कुल सेम साथी पूरे पेपर के साथ हाजिर हुए हैं आज सुबह 8 बजे की क्लास में और संडे के दिन भी। ओके, तो ये टेस्ट आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला। इस टेस्ट को आप सभी को कंप्लीट लगाना है। और मेरे दोस्त, इस टेस्ट का खासियत ये है कि आपको कभी जीके का सवाल मिल जाएगा तो कभी इंग्लिश का सवाल मिल जाएगा, कभी साइंस का सवाल मिल जाएगा तो कभी आपको मैथ का सवाल मिल जाएगा, कभी रीजनिंग के सवाल मिल जाएगा। तो साथ ही पूरे 4 सब्जेक्टों का क्वेश्चन आज के इस क्लास में होने वाले हैं। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए साथी अपना दिमाग खोल कर रखिएगा। कभी आपको जीके का सवाल मिल जाएगा तो कभी इंग्लिश का, तो कभी मैथ का सवाल मिल जाएगा, तो कभी साथी रीजनिंग का सवाल मिलेगा, जो आपका एमटीएस हवलदार का ऑफिशियल सिलेबस है। ओके, इसलिए टारगेट आप सभी का 22 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो क्या आप साथी 30 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं? क्या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि इस टेस्ट में 30 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन ईमानदारी के साथ सही कर सकते हैं, वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ में? याद रखिएगा, केवल हाँ जीके और इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1 नंबर का, रीजनिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा और मैथ के क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, क्योंकि साथ ही आपका एमटीएस हवलदार में केवल 2 ही में नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा, एक जीके मिलेगा और एक इंग्लिश मिलेगा, मैथ रीजनिंग में नहीं रहता है। ये बात याद रखिएगा। और साथ ही आज से आप सभी का एक और नया क्लास जुड़ रहा है, जो कि साथ ही दमदार क्लास होगा। जो साथी हम लोग पहले दोपहर में 12:35 पे क्लास करते थे, वो क्लास साथी अब नहीं होगा। वही क्लास ना साथी शाम को 6 बजे मिलेगी। जो हम साथी दोपहर में क्लास करते थे, अब शाम में हम एक अच्छी लेवल का क्लास करेंगे, जो कि लगभग साथी आपको डेली 100+ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो साथी आज शाम में 6 बजे क्लास होगी ना, वो 100 क्वेश्चन का क्लास मिलेगा। वही क्वेश्चन जो शाम में 6:35 पे होती थी और एक दोपहर में 12:35 पे होती थी, अब साथी उसको हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया क्लास। तो आपको 100+ शाम को क्वेश्चन मिलेगा, डेली शाम को 6 बजे क्लास मिलेगी, डेली 100 क्वेश्चन की क्लास मिलेगा। तो आप रेडी रहिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। चलिए दोस्त, पहले इस पूरे पेपर का सोल्यूशन देखते हैं। आज के इस टेस्ट में हम लोग कितना स्कोर करते हैं भाई। ओके, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, तैयार रहेगा, कभी इंग्लिश के लिए, कभी रीजनिंग के लिए, कभी मैथ के लिए। ओके, तो पहला प्रश्न, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किस कवि ने की थी? बताइए, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किस कवि ने की थी? तो सर ये तो हरिशेन ने की थी, यानी पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा ने कुल 11 सत्र आयोजित किए, जिनकी बैठकें कितने दिन तक चली थी? बताइए साथी, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा ने कुल 11 सत्र आयोजित किए, जिनकी बैठकें कितने दिन चली थी? तो मेरे दोस्त याद रखिए, 165 दिन तक चले थे। ऑप्शन सी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा युग लॉ युग से भी संबंधित है? बताइए साथी, भारत में कौन सा युग लॉ युग से भी संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, उत्तर वैदिक युग। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को, अमृतसर में अंग्रेजों द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड को कब अंजाम दिया गया था? बताइए साथी, अमृतसर में अंग्रेजों द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड को कब अंजाम दिया गया था? तो साथ ही आप जानते हैं 1919 में हुआ था, लेकिन पूरा डेट आपको मालूम होना चाहिए, 13 अप्रैल 1919 को। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पंजाब में अब अमृतसर पड़ता है। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को, 9वें एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? बताइए साथी, 9वें एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो याद रखिएगा, भारत देश ने की थी। ऑप्शन भी यहाँ से क्या बनेगा, आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का, तो भाई लीजिए इंग्लिश का सवाल आ गया। देखिए, इंग्लिश को पहले समझेंगे, उसके बाद अपना राइट आंसर देंगे।
ओके, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा पहले। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। यानी साथ यहाँ पे सेंटेंस दिया है, इसको समझना है, इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा वही आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट फाउंड इन एन एंशिएंट साइट। इसका मतलब साथी पहले क्या होगा बताइए, द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट फाउंड इन एन एंशिएंट साइट। इसका मतलब एक प्राचीन स्थल पर जो पाए गए वस्तुओं के टूटे हुए हिस्से। कभी आपने देखा होगा साथी, प्राचीन स्थल पर कुछ टूटे हुए क्या मिल जाते हैं, उनके साक्ष्य मिल जाते हैं, तो उन्हीं का क्या होने लगता है, उनसे मतलब उनका खोजा जाने लगता है, उसमें क्या अध्ययन किया जाने लगता है। तो बताइए साथी, एक प्राचीन स्थल पर पाए गए वस्तुओं के टूटे हुए हिस्से, उसको क्या बोलेंगे, डिफेक्ट, दोष। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, दोष होता है, दोष होता है, या आप बोल सकते हैं क्षति भी होता है डिफेक्ट का मतलब, ठीक है। और डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, विनाश होता है, विनाश होता है डिस्ट्रक्शन का मतलब। और रूइंस का मतलब ये साथी हो जाएगा खंडहर। रूइंस का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, ये बात याद रखिए, खंडहर होता है। ओके, इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, रिपेयर मतलब आप जानते हैं मरम्मत होता है। जो साथी एक प्राचीन स्थल पर पाए गए वस्तुओं के कुछ टूटे हुए हिस्से, हम उसको क्या बोलते हैं, खंडहर में बोलते हैं। तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची। एम का मतलब क्या होता है, हमारा एम क्या है, आपका एम क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, बताइए साथी, आप सभी का उद्देश्य क्या है। तो सर जी हमारा उद्देश्य इस बार एमटीएस हवलदार में एक सीट लेना। तो इसका पर्यायवाची बता दीजिए भाई, बिल्कुल समानार्थी शब्द। करेज मतलब, करेज मतलब आपके अंदर साहस है क्या, बिल्कुल सर जी इस बार हमारे अंदर साहस है। करेज मतलब साहस होता है। शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, बता सकते हैं आप लोग। तो भाई शॉर्ट का मतलब होता है संक्षेप में, या आपका कम। पर्पस, यही हमारा पर्पस है भाई, यानी एम का जो सिनोनिम्स होगा वो पर्पस हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिलेक्शन मतलब चयन होता है भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व हल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई हैव नॉट गॉट विथ मी नाउ। इसका मतलब साथी बता सकते हैं क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा, आई हैव नॉट गॉट एनी मनी विथ मी नाउ। इसका मतलब साथी याद एनी मनी का प्रयोग हुआ, क्योंकि साथी नेगेटिव सेंस में ना, नेगेटिव सेंस में जब आए सेंटेंस तो कुछ के अर्थ में एनी का प्रयोग होता है, कुछ के अर्थ में, तो एनी मनी हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ सब सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि साथी जब नेगेटिव सेंस है, इसमें कुछ है, तो इसके अर्थ में हमेशा एनी का प्रयोग होता है, ठीक है। नेगेटिव सेंस रहे और कुछ हो तो इसके अर्थ में हमेशा एनी का प्रयोग होता है। तो आई हैव नॉट गॉट एनी मनी विथ मी नाउ, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। फिर देखिए जीके का सवाल आ गया भाई। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। तो सर जी भारतीय संविधान को। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। भाई मैथ का सवाल लीजिए हल करिए, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सवाल है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है भाई, कोई हल कर सकता है, बिल्कुल बताइए साथी। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, कोई बता सकता है। बिल्कुल सर जी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई सर जी 7 दे रखा है और चौड़ाई 5 दे रखा है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, आप सभी को मालूम होगा, यानी 7 × 5 = 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्यों साथी, किसी प्रकार का दिक्कत, बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 को। किस राशि रुपीज में 20% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 2 वर्षों में ₹360 का साधारण ब्याज अर्जित क्या होगा। भाई सवाल देखिए, पहले सवाल को पढ़िएगा। सिंपल इंटरेस्ट तो इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आप लगाएंगे प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100, लेकिन साथ ही आपको 360 का साधारण ब्याज अर्जित होगा। इसका मतलब आपसे प्रिंसिपल पूछा किस राशि रुपीज में 20%
प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 2 वर्षों में 360 का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी आप सभी से प्रिंसिपल पूछा है, मूलधन पूछ दिया है, सिंपल इंटरेस्ट इस बार दिया है, साथ ही आपको 360 प्रिंसिपल पूछ दिया। रेट हमने आपको बताया हमेशा प्रतिशत में, तो 20%। टाइम साथी कितना होता है, 2 वर्ष दिया है। देखिए 2 वर्ष दिया है ना, बट्टे में 100। अब इसको हल कर दिया जाए साथी, 1 0 से 1 0 यहाँ काट दीजिए। अब साथी 2 1 कम 2 36, कितने बार में जाएगा 2 का भाग जब हम देंगे 36 में, तो 18 बार में। फिर साथी 2 अभी बाकी है, 2 1 कम 2 दोनों 18। तो यहाँ साथी प्रिंसिपल का वैल्यू क्या होगा, ये 9 क्या करेगा, 100 को मल्टीप्लाई कर देगा, तो 9 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 900 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त हमारा प्रिंसिपल कितना निकल के आएगा, 900 होगा। याद रखिएगा भाई, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यदि साथी साधारण ब्याज यदि प्रिंसिपल हमसे पूछता तो प्रिंसिपल अधिक नंबर में देता, 2000 देता, 2500 देता, 3500 देता, 4000 देता, ऐसे होता है। ओके, तो यहाँ पे सवाल बोला कि ₹360 का साधारण ब्याज अर्जित होगा। ओके, याद रखिएगा आप लोग। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। यदि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 6.25% और 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है। जरा इस सवाल को हल करिए आप लोग, क्या बनेगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। आपने तो इस सवाल बहुत बार हल किया होगा। कैसा हल करते हैं, यदि 2 संख्या तीसरी संख्या से, यानी 3 संख्या है, बिल्कुल सर ये 3 संख्या है, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो हम इस कंडीशन में तीसरी संख्या को देखिए, सवाल पूछा है कि यदि 2 संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 6.25% और 25% अधिक हो तो तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं। तो पहली संख्या साथी 106.25% होगा और दूसरी संख्या 125% हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल क्या बोला है, पहली संख्या दूसरी संख्या की। तो भाई चाहे आपके प्रश्न में के हो चाहे से हो, वो हमेशा क्या होता है, नंबर नीचे रहता है। दूसरी संख्या के यानी क्या हो जाएगा, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, 106.25 बट्टे में साथी 125 × 100। अब यहाँ से देखिए जब ये पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद 2 संख्या तो नीचे 00 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से साथी 00 से 00 कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए 125 का भाग हमें साथी 10,625 में देना है। ठीक है, 125 का हमें भाग देना है 625 में। जब 125 का भाग साथी 10625 में काटेंगे तो आपका आंसर 85% निकल के आएगा। ओके, ऑप्शन सी सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत इस सॉल्व को हल करने में आप सभी को, बताइए मेरे दोस्त, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। 40 kg, 49 kg, 56 kg, 68 kg और 37 kg वजन के 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन kg में ज्ञात करिए। औसत आप सभी से पूछ दिया, तो सबसे पहले साथी सभी जो जितनी संख्या दी गई हैं उनको जोड़ेंगे भाई। 40 49 56 प्लस 68 प्लस 37 बटे में साथी कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 से भाग देते हैं, औसत ऐसे निकालते हैं। तो अब पहले ऊपर के सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। 7 8 15 15 6 21 21 9 30 का 0 कैरी 3 3 6 3 9 9 5 14 14 4 14 18 4 22 22 वो 3 कैरी 22 3 25 यानी 250 बटे में 5। तो 5 का भाग साथी 250 में देंगे तो 50 आ गया। यानी साथी 40 kg, 49 kg, 56 kg, 68 kg और 37 kg वजन के 5 सदस्य वाले परिवार का औसत वजन कितना आया, 50 kg आया, जो कि साथी ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ऐसा औसत निकालते आप लोग। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को। रमेश ने एक घड़ी रुपीज 460 में खरीदी। बिल्कुल रमेश, मान लीजिए आप हैं, एक घड़ी 460 में खरीदा और आपका मन हुआ उसे 414 में बेचने का, तो आप घर पे गए उसे 414 रुपये में बेच दिए, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। भाई जाहिर सी बात है, आप कोई सामान 460 का खरीद रहे हैं और घर जाकर 414 रुपये में बेच दे रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे आप सभी को घाटा हो रहा है। कितने घाटा हो रहा है सर जी, 46 का हमें घाटा लग रहा है, 46 रुपया का। किससे, इस 460 से। तो भाई जब आपने 460 रुपया का एक घड़ी खरीदा
और आपने उसे 414 रुपये में बेचा, तो आपको यहाँ पे घाटा लग रहा है ना, कितने का? 46 का घाटा लग रहा है, 46 रुपया का। किससे लग रहा है? इस 460 से, जो हमने पहले कास्ट प्राइस पे खरीदा है 460 से। तो ये क्या हो जाएगा साथी? नीचे हो जाएगा 46/460 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको हल करना है तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 46 से 46 कैंसिल, यानी साथी हानि प्रतिशत हमें कितना लगा? 10% का हानि मिला हमें साथी। तो यहाँ से ऑप्शन देखिए बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कितना सिंपल सॉल्व हुआ मेरे दोस्त हमारे लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 को। रीजनिंग के सॉल्व कॉल करिए भाई। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? चलिए साथी सॉल्व का राइट आंसर दीजिए आप सभी, तो हल करिए। इसमें साथ याद रखिएगा, प्लस की जगह आपको माइनस रखना है, माइनस की जगह प्लस रखना है, भाग की जगह गुणा रखना है, गुणा की जगह भाग रखना है इस समीकरण में। तभी आप लोग बॉडमस के नियम लगा के हल कर सकते हैं, अन्यथा डायरेक्ट हल करेंगे तो गलत हो जाएगा, आपका आंसर नहीं मिलेगा। चलिए साथी पहले हम लोग इस समीकरण को बनाते हैं प्रश्न के कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए 81, ध्यान से देखते रहिएगा बस। 81 गुणा है, गुणा की जगह साथी भाग, गुणा की जगह भाग, 3 माइनस, माइनस को प्लस में चेंज करना है, प्लस में रख दिया। 9 है, 9 के बाद देखिए भाग है, भाग की जगह गुणा रख दिया। 3 है, 3 के बाद देखिए प्लस है, प्लस की जगह माइनस रख दिया 2। अब इसमें साथ ही हम लोग बॉडमस का नियम लगा सकते हैं। तो 3 का भाग 81 में देंगे तो आप जानते हैं 27 या 81 होता है, प्लस 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 3 27 होता है, -2। 27 27 54, 54 में से -2 कर देंगे तो 52 आ जाएगा। यानी साथी इस सवाल का बी आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत? बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो डायलॉग, डायलॉग चारों ऑप्शन दिया है। डायलॉग का राइट स्पेलिंग क्या होता है बताइए सभी साथी? डायलॉग का मतलब क्या होता है? संवाद। डायलॉग का मतलब संवाद होता है, तो इसका राइट स्पेलिंग डायलॉग का DIALOGUE यही होता है। कौन सा ऑप्शन? देखिए पहला ऑप्शन डायलॉग का DIALOGUE ऑप्शन है मेरे दोस्त, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। कला रामनाथ निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थी? बताइए साथी कला रामनाथ किस घराने से संबंधित थी? बताइए। तो मेरे दोस्त याद रखिए किराना घराना से। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष में हुई थी? बताइए सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष में हुई थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 1960 में। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। फिर से रीजनिंग का सॉल्व भाई। एक निश्चित कूट भाषा में वियर को इतना लिख रहा है और किया जाता और ईयर्स को इतना लिख रहा है, तो इसी कूट भाषा में यस का कूट क्या होगा भाई? इस टाइम ना एसएससी का ट्रेंडिंग सवाल है ये। जैसे कि 4 अक्षर दिए हैं, 4 अक्षर में साथी अलग अलग एक का कोड किया है। जैसे पहले WEAR वियर का कोड क्या किया है मेरे दोस्त? PI, उसका बाद 1 और O, ठीक है। फिर उसका बाद मेरे दोस्त ईयर EARS, ईयर्स का कोड क्या है? I40 या O भी कुछ मान लीजिए P, ठीक है। O है, लग रहा है O है भाई, है ना। तो हमसे केवल यस का पूछा है। तो साथी जब इस तरह से सिंगल आप सभी से पूछ देना है तो आपको पहले ये चेक करना है यस जो है क्या वो दोनों में कॉमन है, जो कोड किया है उसमें चेक करना है। जो कोड है, जो कोड हुआ है उसमें नहीं, जो कोड जैसे कि वियर कोड किया है, ईयर्स कोड किया है, तो इसमें आपको चेक करना है यस जो हमसे पूछा क्या दोनों में कॉमन है। हमें तो भाई देखिए वियर में यस नहीं दिखाई दे रहा है, केवल ईयर्स में दिखाई दे रहा है। तो साथी हमारा अब देखिए अब ये आपको मालूम हो गया होगा कि यस तो केवल हमें ईयर्स में दिखाई दे रहा है, ईयर्स में। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा, जो हमारा कोड मिलेगा, कूट मिलेगा, वो इस ईयर्स में मिलेगा। आप समझ रहे हैं, ठीक है।
यदि साथी यस यदि दोनों में कॉमन रहता ना तो हम क्या करते, यदि यस दोनों में कॉमन रहता तो हम क्या करते, ये जो कोड हुआ है ना साथी, इसमें भी कोई ऐसा अक्षर होगा, शब्द होगा जो कि कॉमन रहता है, लेकिन अब कॉमन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि साथी देखिए ना यस इसमें अकेला बैठा है केवल, वियर में नहीं है, तो लेकिन इसमें साथी 3 कॉमन मिलेगा, जो ईयर्स में एक अकेला बचेगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए पी इसमें है तो पी इसमें है तो पी इसका कोड नहीं होगा, और देखिए आई इसमें है तो आई इसमें तो नहीं होगा, फिर देखिए ओ इसमें है ओ इसमें है, तो केवल ईयर में कौन बचा, 4 बचा साथी, तो यस का कोड क्या होगा, 4 हो जाएगा, डी ऑप्शन। ऐसे होता है साथी, यदि वियर्स में यस में दोनों कॉमन रहता तो केवल एक कोई कॉमन आप सेलेक्ट करके राइट आंसर दे सकते थे, लेकिन भाई केवल ईयर्स में यस था तो हमारा यस में ही आंसर होगा भाई, जो कि 4 आ गया। ठीक है, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 36, 39, 44, 51, 60, 71, 84 क्वेश्चन मार्क। बताइए साथी 36, 39, 44, 51, 60, 71, 84 क्वेश्चन मार्क। 36, 39 प्लस 3, 39 से 44 प्लस 5, 44 से 51 प्लस 7, 51 से 60 प्लस 9, 60 से 71 प्लस 11, 71 से 84 प्लस 13। तो साथ ही आप समीकरण दे सकते हैं, पहले प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। इसका मतलब साथी अब हम इस 84 में कितना जोड़ेंगे, 84 में प्लस 15 को जोड़ देंगे, 13 में यदि 2 को जोड़ के करेंगे तो 15 होगा, क्योंकि 2 का गैप है, तो साथी 84 में 15 को जोड़ेंगे तो 99 आएगा। इसका मतलब इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त 20 का ए ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क की जगह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 99 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21। ये सवाल देखिए साथी, ये सवाल से आप सभी को समझ में आ जाएगा। जैसे एक निश्चित कोड भाषा में ब्लैक डार्क नाइट को CKTHIP के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, डार्क क्लाउडी स्काई को इतना कोड किया है। तो आप सभी से केवल डार्क का पूछा है, तो साथी जो आप सभी से केवल डार्क का पूछा है ना, तो ये देखना है आप सभी को क्या डार्क दोनों में कॉमन है। बिल्कुल देखिए साथी डार्क इसमें है और मेरे दोस्त डार्क इसमें, यानी डार्क तो दोनों में कॉमन मिल चुका है इस बार। अब साथी जो कोड हुआ है ना उसमें भी कोई 2 ऐसे अक्षर हो गए जो कि कॉमन मिलेगा आपको, वही आपका आंसर हो जाएगा। यही हम आपको साथी जो सिंगल यस वाला पूछा था उसका हम बताने का ट्राई कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए आ गया, जैसे हमने क्या किया साथी, हमसे डार्क पूछा है तो बस यही आप सभी को चेक करना है, जो सिंगल आप सभी से पहले पूछे ना उसको देखना है कि क्या दोनों में कॉमन है। तो हमें देखिए डार्क इसमें भी दिखाई दे रहा है, डार्क इसमें भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब साथी जो कोड हुआ है ना इसमें कोई ना कोई क्या होगा, कॉमन होगा मेरे दोस्त। अब देखिए कौन सा कॉमन है, इसमें CKTHIP है, EGIP, देखिए IP इसमें है IP इसमें है, तो मेरे दोस्त जो डार्क का कोड होगा ना ये IP क्या होगा, दोनों में कॉमन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा IP। देखिए बी ऑप्शन। बस यही आप सभी को काम करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है। SSC का मोस्ट ट्रेंडिंग सवाल है, आप CGL का पेपर दीजिए चाहे साथ ही CHSL का पेपर दीजिए, हर शिफ्ट में सवाल आपको मिलेगा। आप सभी को मालूम है सितंबर के पहले सप्ताह से CGL का पेपर स्टार्ट हो रहा है, क्यों साथी तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 22 को। एक बार फिर से देखिए ये सवाल आ चुका है मेरे दोस्त। जैसे एक निश्चित कोड भाषा में जंप को इतना नंबर कोड किया, इस बार हमने ये भी टाइप का सवाल ले ही लिया भाई। जैसे जंप के लिए अलग अलग नंबर कोड किया, 4, 6, 8, 2 और माइंड MIND, माइंड देखिए 3, 7, 4, 1। यम का कोड आप सभी से पूछा है, तो यम देखिए क्या दोनों में कॉमन है, बिल्कुल देखिए यम इसमें जंप में भी है और माइंड में भी। इसका मतलब साथी जो कोड हुआ है नंबर ना इसमें कोई ऐसा नंबर होगा जो कि कॉमन होगा, बस यही चेक करना है। कौन सा कॉमन दिखाई दे रहा है, 4 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। देखिए 4 इसमें भी है, जंप में और माइंड में भी, तो यम का कोड क्या होगा, 4 होगा, जो कि साथी बी ऑप्शन। बस यही सिंपल से काम करना है आप सभी को। ठीक है, अब आपसे ये सवाल गलती नहीं होगा कभी, क्यों साथी। नेक्स्ट अगला सवाल बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 23 पर। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 कॉल करिए। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 2 15 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए
643 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 9 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए साथी। जैसे सवाल में 215 का रिलेशन है और मेरे दोस्त 643 का रिलेशन है, तो आप सभी से 9 का रिलेशन पूछा। पहले साथी इन दोनों का रिलेशन हल करिए आप लोग। चलिए दोस्त हल करिए फटाफट। इस सवाल का राइट आंसर क्या निकल के आएगा? ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग इस सवाल को हल करने में। तो सर जी 2 से 15, तो सर जी यदि हम लोग 2 का मल्टीप्लाई 7 में करते हैं तो 14, 14 में 1 जोड़ देंगे तो मेरे दोस्त क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, जो कि देखिए 15 आया। पहले 7 का मल्टीप्लाई फिर 1 जोड़ा है। तो उसी प्रकार 6 में साथ ही 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 42 आएगा। 42 में 1 जोड़ देंगे तो 43 बन जाएगा। ठीक है, 43 आ चुका है। तो अब उसी प्रकार साथी 9 हमसे पूछा है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 9 में पहले 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 सते 63 और 1 को जोड़ देंगे 64, तो हमारा 9 का रिलेशन क्या बनेगा? 64 बन जाएगा, जो कि साथी देखिए ऑप्शन बी दे रखा है। ओके मेरे दोस्त, तो 23 का बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24 को, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड अलार्म। अलार्म का भाई सिनोनिम्स बताइए, यानी पर्यायवाची। अलार्म मतलब बेचैनी होता है। जब अलार्म सुबह बजने लगता है तो हमें बेचैनी होने लगता है ना कि कब बंद हो जाए भाई ये, लेकिन बंद नहीं होता है। 5 मिनट बाद जब बंद करते 5 मिनट बाद फिर शुरू हो जाता है। मतलब अलार्म का मतलब वेक होता है, जागना। रिंग अंगूठी या घंटी बजना, या साथ ही साउंड ध्वनि, या पैनिक। भाई पैनिक घबराहट हो जाती है ना, घबराहट हो जाती है। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए 25 नंबर को। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स द एरर, यानी इसमें कोई खंड है इस सेंटेंस में, वही आपको एरर बताना है। जैसे द स्कूल यूजुअली स्टार्ट एट 8 AM एंड इज क्लोजिंग एट 3 PM। बताइए साथी यहाँ पे क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर? सोचिए किस खंड में आपको एरर दिखाई दे रहा है? ग्रामेटिकली एरर। बताइए ग्रामेटिकली एरर होगा और कुछ नहीं एरर होगा भाई। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, इसमें जो आपका इज क्लोजिंग एट 3 PM दिया है ना, इसके स्थान पे जानते क्या होगा? केवल क्लोजेज होगा। क्या साथी? क्लोजेज एट 3 PM। क्या साथी? क्लोजेज एट 3 PM होगा, न कि साथी इज क्लोजिंग एट 3 PM। क्लोजेज होगा, यस का प्रयोग है। क्यों साथी? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि साथी एंड के साथ हमेशा सम पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट होता है। याद रखिएगा भाई, एंड के साथ इज क्लोजिंग नहीं, पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट होता है, क्लोजेज जुड़ता है मेरे दोस्त। याद रखिएगा। यस, तो यहाँ पे कौन सा आपको रॉन्ग दिखा दे रहा है? डी ऑप्शन राइट। क्या हमारा सेंटेंस? द स्कूल यूजुअली स्टार्ट एट 8 AM एंड साथी इज क्लोजेज एट 3 PM होगा। इज क्लोजिंग नहीं, एज क्लोजेज एट 3 PM होगा। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कॉल ऑफ। इडियम मतलब मुहावरा। कॉल ऑफ मतलब कि रद्द करना। जैसे मैच होता है ना, रद्द हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल ऑफ। इसका मतलब साथी स्पीक टू समवन ओवर द फोन, रॉन्ग। विजिट समवन, शूट समवन नेम अलाउड, कैंसल समथिंग। बिल्कुल कुछ कैंसिल होता है ना भाई, जब कॉल ऑफ होता है, जब रद्द होता है तो कुछ ना कुछ कैंसिल होता है। तो इस सवाल का मेरे दोस्त डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 27 को। अंग्रेजी उपन्यास ओटिंग एट फोस्टरगंज के लेखक कौन है? तो साथी जो अंग्रेजी उपन्यास है ओटिंग एट फोस्टरगंज के लेखक कौन है बताइए। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा रस्किन बॉन्ड है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 28 को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? बताइए साथी, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? तो सर ये हरियाणा राज्य में। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 29 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार किसी व्यक्ति को राज्यपाल के तौर पर नियुक्त होने के लिए कितने वर्ष की आयु पूरी करना आवश्यक होता है? बताइए साथी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार किसी व्यक्ति को राज्यपाल के तौर पर नियुक्त होने के लिए उसको कितने वर्ष की आयु पूरी करना आवश्यक होता है?
तो आप जानते साथी राज्यपाल बनना है तो कम से कम आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 35 साल होना चाहिए। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आज के सेशन का हल करेंगे। यूरेनियम यू का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बताइए साथी, यूरेनियम यू का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सर जी 92 होता है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन मेरे दोस्त 92 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए मेरे दोस्त कि आज के संडे का टेस्ट में आप सभी का कितना स्कोर रहा? सभी साथी बताएंगे भाई ईमानदारी के साथ। चलिए बताइए फटाफट, आप सभी का 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप इन 30 क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार किया होगा। बताइए साथी सवालों का लेवल कैसा था और अपना एक फीडबैक जरूर दीजिए भाई। बताइए, सभी साथी बताएंगे ईमानदारी के साथ आप सभी का लगभग कितना स्कोर रहा नेगेटिव मार्किंग के साथ जीके इंग्लिश में। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। शाम में 6 बजे 100 क्वेश्चनों का पेपर आपको मिलेगा भाई, तो इसलिए शाम को 6 बजे क्लास के लिए नोटिफिकेशन को ऑन सेट कर लीजिए, ऑल पे रखिएगा, क्योंकि जैसे क्लास है तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन जाए। ओके, अब लगातार 2 क्लास होगी लेकिन बहुत अच्छी लेवल की क्लास होगी। वैसे तो हम 3 क्लास करते थे, लेकिन साथी अब हम जो दोपहर की क्लास होती है उसको हम शाम की क्लास में मर्ज कर रहे हैं। ओके, तो तैयार रहेगा शाम 6 बजे के लिए। तो सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। तो सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग, जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।